हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ क्लास 11वीं की फिजिक्स में, जहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले बेसिक मैथमेटिक्स के अलजेब्रा पोर्शन की। ठीक है, अलजेब्रा पोर्शन आपने पढ़ा था, पर हाँ, मैंने बोला था पहले से ही आपको वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो आपको आती हैं, और थोड़ी सी चीज़ें नहीं भी आती। तो आपको अलजेब्रा आता है, पर अलजेब्रा का कुछ पोर्शन नहीं आता है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, अलजेब्रा बहुत जानते होंगे। अलजेब्रा आपने बहुत ही पढ़ा होगा। आपने अलजेब्रा तो नाम नहीं सुना होगा, पर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, ऐसा करके कुछ नाम तो सुना होगा ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके नाम सुना है आप, मुझे पता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम सुना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कमेंट आया था कि आवाज़ कम आ रही है, तो फिर मैंने सोचा भाई मुँह के पैसे लगा लो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? अपने को कोई एक इक्वेशन दी जाती है जिसका टाइप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे जो ए है उसकी वैल्यू जीरो ना हो, ये आपको पता है। ठीक है, ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बचेगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर बचेगा नहीं, तो फिर क्या है, तो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको पता है? सिर्फ अपन काम की बात करते हैं। इसकी डिग्री कितनी है? 2। डिग्री कितनी है? 2। अरे छोड़ो यार, एक्स की सबसे बड़ी वाली पावर कितनी है? 2। तो इसकी कितनी वैल्यू जाएंगी? 2। एक्स की कितनी वैल्यू जाएंगी? 2। यानी अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है तो उसकी कितनी वैल्यू जाने वाली है? 2। ठीक है, 2 वैल्यू जाने वाली है। पहले तो इस पे ध्यान देना है। अभी आगे बताऊंगा आप गलती कहाँ करते हो। मैथमेटिक्स में भी आप गलती करोगे, वो आपको मैथमेटिक्स के टीचर बताएंगे, पर आप गलती करते हो। ठीक है, और ये गलती मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं हम लोग भी करते थे, ऑब्वियस सी बात थी, हमारे टीचर हमको बताया करते थे। ऐसा छोटे मोटे टीचर नहीं है, मतलब 11-12 वाले, हम तो बहुत ही घटिया जगह से पढ़े हुए थे। हम जब तैयारी करने गए, वहाँ के टीचर ने हमको बताया था। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो में ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात ये। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की कितनी वैल्यू जाने वाली है? 2। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा और बीटा से। अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात तो पता ही होगी। अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है? रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट क्या होते हैं? अल्फा की वो वैल्यू पुट करो ताकि ये इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, है ना। ये तो होता है। अल्फा क्या है? एक नंबर आता है। तो एक्स क्या है? वेरिएबल है। तो एक्स की कोई वैल्यू आएगी, हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड तो जीरो है ना। तो यहाँ पे ये क्या होता है, बराबर करता है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसमें आपको कुछ चीज़ें और मुझे बतानी है, लेकिन उसको बताने से पहले आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला मुझे बताना है। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, उससे हमें क्या पता चलती है? उससे हमें पता चलता है एक्स की वैल्यूज के बारे में। तो यानी श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला वो क्या था, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये अल्फा की यहाँ से 2 वैल्यू जाती है। अब अल्फा कुछ भी हो सकता है, चाहे आप माइनस बी के साथ प्लस वाला साइन लो, चाहे अल्फा के साथ माइनस बी माइनस वाला साइन लो। अब ये जो पूरा ब्रैकेट में आपको ये पूरा नंबर जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डी, है ना। ऐसा एक नंबर पूरा डी बोल दिया जाता है। देखो मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे, बायोलॉजी के लिए, देखो मुझे पता है इसका नाम क्या है, पर मैं वो यूज नहीं करूंगा इसको। आप एक सिंबल से डी इज इक्वल टू मान लो, यानी इसको डी की तरफ से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, आप पढ़ोगे, मुझे पता है, आपने पढ़ रखा होगा, मुझे भी ये पता है, पर मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैथमेटिक्स और बायोलॉजी वाले दोनों पढ़ते हो। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा तो लगेगा कि मैंने मैथमेटिक्स वालों को प्रायोरिटी दी है, क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसका नाम नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, डी वैल्यू नाम करके आगे बढ़ गया हूँ। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में आपको एक टर्म मुझे बताना है, एक चीज़ मुझे बतानी है जो आपको शायद आश्चर्यचकित कर दे। वो ये है कि अगर इसके अंदर वैल्यू निगेटिव आ जाती ना, तो उसकी भी वैल्यू हम लोग निकालते हैं, उसका भी सोल्यूशन निकालते हैं, पर अपन लोग फिजिक्स में ये नहीं करने वाले हैं। क्लास 11th में आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ पे ये सारी चीज़ें करोगे। क्लास 10th में नहीं पढ़ाया गया? नहीं, क्लास 10th में है ही नहीं। क्लास 11th में आप जाके पढ़ोगे इसके बारे में। तो यहाँ पे आप इतना समझिए कि अपने पास आगे चल के जब भी हमको कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसकी पावर 2 है, और अगर उसमें d की जो वैल्यू है वो निगेटिव आ जाती है, मतलब निगेटिव मतलब d की वैल्यू लेस देन 0। अरे भाई, d की वैल्यू निगेटिव समझ में आती है ना। d अगर इसको बोलते हैं निगेटिव वैल्यू, नंबर लाइन होती है, 10 से पता है 11th में आए जो प्रमोट भी हो गए हो, तो 0 1, ये 1 है, 2 3, और इधर क्या होता है -1
-2 और ये क्या होता है -3। तो 0 से इधर में क्या है, ये नंबर 0 से कम है, तो 0 से जितने भी नंबर कम होंगे वो निगेटिव होती है, यानी डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, और इसका मतलब लेस देन 0 है ना, यानी अगर वो निगेटिव है तो हम उसको सॉल्व नहीं करते हैं, हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। पहली कंडीशन, अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो हम उसको सॉल्व ही नहीं करने वाले। ठीक है, अपने को मतलब है डी की दो वैल्यू से, पहला डी की वैल्यू आ जाए पॉजिटिव, दूसरा डी की वैल्यू आ जाए 0। हमको इन्हीं दो वैल्यूज से मतलब है डी की, डी इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू पॉजिटिव। इससे मतलब है डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए उससे हमें कोई मतलब है ही नहीं, बात ही नहीं करनी उसकी। ठीक है, पहली बात तो ये, यानी x की दो वैल्यूज आएंगे और x की वैल्यूज हमें निकालनी कब है, जब d की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी इसी पे डिपेंड कर रहा है ना। तो अरे भाई अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हमें तो पता ही नहीं क्या होता है, कि पता है मैं बोलूंगा रूट ऑफ -2 बता लोगे, अरे होता ही नहीं भैया, हमने पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, और एक्स स्क्वायर मतलब पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसका मतलब अगर भाई रूट भी तो पॉजिटिव का ही निकलेगा। समझ में आई बात? उल्टा 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 सोचो, ये समझ में आया? मैंने भी आपको सिर्फ एक कंडीशन बताई, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव है तो आप उसको छुओगे नहीं उस सवाल को, और डी की वैल्यू निकालने का ये तरीका है, b² - 4 इसे कर लो। b क्या है, x का कोफिशिएंट है, a क्या है एक्स स्क्वायर का, c क्या है कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है। अरे एक इक्वेशन होती है, मैं एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ क्या मैं बोलना चाहता हूँ, और आपने ऐसी ढेर सारी इक्वेशन को सॉल्व किया होगा, और मुझे ये भी भरोसा है आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 में खूब मजे से पढ़ी होगी, है ना। हमारे क्लास के बच्चे पढ़े थे, हम लोगों ने पढ़े थे, है ना, जिनको मैं पढ़ाया था वो भी बड़े चाव से पढ़ते हैं, आगे का चैप्टर भूल जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि आप मान लो कि यहाँ पे मैं आपको कुछ इक्वेशन लिख देता हूँ, मेरे आत्मा की तसल्ली के लिए आप मुझे इसमें ए बी और सी की वैल्यू बता दो। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है 1। एक मिनट मैं देख लूँ पीछे, वो तो सही है वरना अभी सही है। ठीक है, ए की वैल्यू हाँ पिछली बार दिख ही रहा था ना, थोड़ा धुंधला दिख रहा था, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूँ ए की इक्वेशन है x² - 6x + 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ए कितना है 1 है, बी कितना है -6 है, सी कितना है 3। अब आपको ए बी और सी की वैल्यू पता, और आपको सिर्फ जरा सारा फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, याद है, तो आपको आंसर पता, और आंसर आप तभी निकालना जब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए तो अपनी पेन रख देना, आगे बढ़ जाना। मैथमेटिक्स में आप सॉल्व करोगे, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट को बता रहा हूँ, क्लास 11th में आप लोग इसके ढेर सारे क्वेश्चन करोगे, एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ पे आप बहुत खेलोगे, है ना। रूट ऑफ नेगेटिव आपको वहाँ पे बताया जाएगा, आपके टीचर बताएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। कितनी बात क्लियर है? अच्छा ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन आपको आता है? हाँ आता है। इसके दो सोल्यूशन थे, पहला सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, दूसरा सोल्यूशन होता है फैक्टर मेथड। दूसरा सोल्यूशन कौन सा होता है? फैक्टर मेथड। आप देखा, तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा, जहाँ पे एक बार मैं पढ़ाने गया था तो शुरुआत में क्या होता है, हम लोग बहुत हड़बड़ी में पढ़ाना शुरू करते हैं। तो क्या था कि ऐसे भाई पहली बार तो इतने बच्चों को पढ़ा रहा था, तो दिक्कत ये थी मैं पहली बार में इतनी जल्दी जल्दी बोल दे रहा था कि सामने लोग बच्चे रिलेट ही नहीं कर पा रहे थे कि मैं आखिर बोल क्या रहा हूँ। तो मैंने सोचा शायद समझ में नहीं आ रहा है, उसने बोला भैया समझ में तो सब कुछ आ रहा है, बस आप थोड़ा धीरे बोलो, कुछ चीज़ें तो समझ में आती हैं और कुछ चीज़ें ऊपर से निकल जाती हैं, और अभी भी वो मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं धीरे बोलने की कोशिश करता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना, और ऊपर से रात है काफ़ी, तो फिर नींद भी है आंखों में, इसलिए मैं थोड़ा सा और भी लड़खड़ा सकता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही सॉल्व कर लीजिए, x² - 4x = 0, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ जरा फॉर्मूला से सॉल्व करना मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पे ये भी नहीं बताऊंगा कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कैसे करना है। मुझे ये बिल्कुल पता है कि आप भूलेंगे तो हो ही नहीं इसको, कि भूल गए हो, अरे भाई ये तो भूलना ही नहीं होता, ऐसा भूल जाओगे तो फिर भाई तो लग गए तुम्हारे अच्छे से। ये भी क्या है, x² - 5x + 6 = 0। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए जब आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जनरली जो बच्चे सॉल्व करते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं, x² = 4x, x = 4, ये हो जाता है आंसर, और आंसर सही भी आता है, आंसर मैच भी कर जाता है। पर आप यहाँ पे गलती करोगे, आप गलती करने वाले हो, और गलती बहुत ही अच्छे से करोगे,
और फिजिक्स वाले इसका यूज बहुत अच्छे से कर लेते हैं, है ना, फिजिक्स वाले इसका यूज बहुत अच्छे से करेंगे। यहाँ पे एक्स की अपनी कितनी वैल्यू थी 1, और आने कितनी चाहिए 2, क्योंकि एक्स की पावर कितनी है 2, तो कितनी वैल्यू जानी चाहिए 2, और आई कितनी 1। गलती क्या की आपने, एक्स से एक्स को काट दिया, काटने तो नहीं है भाई, कैंसिल ही तो नहीं करना। कैंसिल कर रहे हो इसका मतलब आप एक्स के एक रूट को कैंसिल कर रहे हो, तो कैंसिल नहीं करना आप इसको। नंबर्स को कैंसिल कर सकते हो पर आप एक्स को नहीं कैंसिल कर सकते भाई, एक्स से एक्स को कैंसिल ही नहीं करना होता। एक्स तो हमें पता ही नहीं है क्या है ना, तो फिर क्यों कैंसिल कर रहे हो। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले कॉमन करते हैं, एक्स कॉमन करते हैं, एक्स माइनस 4 लेते हैं, इज इक्वल टू 0 करते हैं, फिर यहाँ से हम लोग अलग अलग 0 करते हैं। अब एक्स दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब समझिएगा, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है और दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, और वो कब हो सकता है, जब या तो एक नंबर 0 हो, या तो ये नंबर 0, या तो दोनों 0 हो। और दोनों 0 हो नहीं सकते, दोनों 0 हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहां से हमको पता चल रहा है कि x की वैल्यू 4 आ रही है, एक 0 है और दूसरा कितना है 4 है, तो ये दो रूट्स है, अल्फा इज इक्वल टू 0 है, बीटा इज इक्वल टू 4 है, रिप्रेजेंटेशन है, अल्फा बीटा ऐसे कुछ नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है कि रूट्स होता है दो। ये बात समझ में, अच्छा इसको आप श्रीधराचार्य से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, आपको यहाँ पे a की वैल्यू कितनी पता है 1 पता है, b की वैल्यू कितनी पता है -4, सॉल्व करो। माइनस बी क्या होता है, फॉर्मूला बार बार फॉर्मूला लिखोगे तो याद हो जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4 से, अच्छा यहाँ पे c कितना है 0 अपॉन 2 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b, यानी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस -4ac, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 0, तो 2 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने का तरीका सबको पता है, हाँ पता है, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ क्यों, क्योंकि भाई मुझे लग रहा है आप में से कुछ को तो नहीं आता होगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है, x माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर अपॉन 2, ये था। अब ध्यान से, अब एक बार पॉजिटिव साइन लेना है, एक बार नेगेटिव साइन लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, एक बार पॉजिटिव साइन जब लेंगे तब क्या होगा, तब यहाँ पे ये होने वाला है x इज इक्वल टू, जिसको हम लोग अल्फा बोल देते हैं, पहला रूट होता है 4 प्लस 4/2, और सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू हमें मिलने वाली है 4, और दूसरा जब आप नेगेटिव साइन लेते हो तो क्या मिलता है 4 - 4/2, ये होता है बीटा की वैल्यू, यानी सेकेंड रूट, बीटा इज इक्वल टू 0। देखो दो वैल्यूज मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, यहाँ से देखो दो वैल्यूज मिलती हैं, और यहाँ पे आप एक रूट तो कैंसिल कर दे रहे हो ना, वही नहीं करना होता है। आप इसको नोट करिए और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आप उसको सॉल्व करके आइएगा। हो गया, मिटा दूँ, चलिए। अगर दूसरा तरीका भी आपको पता है, फैक्टराइजेशन मेथड, फिर भी मैं वो आपको बताऊँगा, और क्यों बताऊँगा वो भी आपको पता है, क्योंकि वो मेरा फर्ज है बताना, है ना। ऐसा क्लास में क्या होता है कि टीचर बोलता है तुमको मैथमेटिक्स में तूने पढ़ा है, तो फिर हम मान लो कि जो बच्चे होते हैं उनको तो पता नहीं होता, तो फिर वो तो उसमें पिस जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ छोड़ने की कोशिश नहीं करूँगा, है ना। अब जो भी चीज़ मुझे एकदम लल्लू टाइप की लगेगी वो मैं छोड़ के आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि आप इतने भी लल्लू नहीं होंगे। तो x² - 5x + 6, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, आपने क्लास में भी काफ़ी बार देखा होगा। इसका करने का तरीका क्या होता है, अब जब भी आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आप एकदम लास्ट में जो कांस्टेंट होता है उसके कर लो फैक्टर्स, पॉसिबल फैक्टर्स करने हैं, जैसे एकदम बेसिक से करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो 6 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, सबसे पहले 6 × 1, दूसरा क्या हो सकता है 6 का पॉसिबल फैक्टर हो सकता है 3 × 2, ठीक है। अब इन दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ, यहाँ पे कौन सा साइन है पॉजिटिव, अब इनमें से ऐसा कोई कॉम्बिनेशन लो ताकि यहाँ का जो साइन है वो इन दोनों बीच में लगाने से आपको ये बीच वाली वैल्यू मिल जाए। तो हमें पता चल रहा है कि अगर मैं 3,2 लूंगा तो हमें ये मिल जाएगा। तो इसको लिखते कैसे हैं, फैक्टर कैसे कर लेते हैं, तोड़ दो बीच वाले को, तो कैसे करना है 3 + 2 करना होता है इंटू x। अभी 3 + 2 मुझे आइडिया कहाँ से लगा वो मैंने आपको बताया, 6 के क्या करो फैक्टर करो, 6 के फैक्टर कर लिया। अब कौन सा फैक्टर लेना है, ऐसा फैक्टर लेना है ताकि इसको पॉसिबली ये आ जाए। अब देखो साइन कैसे लेना होता है, साइन हमें यहाँ से पता करना पड़ता है। यहाँ पे कैसा साइन है, पॉजिटिव साइन है,
यानी हमें उन दो नंबर्स को ऐड करना है। अगर नेगेटिव होता तो उन दो नंबर्स को माइनस करना पड़ता है, उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस लेना पड़ता है, और यहाँ पे ऐसे किया है, दो नंबर्स का हमने क्या लिया, सम लिया, दोनों के बीच में ये है, लेकिन पहले नेगेटिव था तो वो तो उसका है ना। तो हम इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलिए x कॉमन है, x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3, ये तो आपने किया होगा। यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन है और यहाँ पे x माइनस 3 कॉमन है, आपको मिल गया। और यहाँ पे हमें x की दो वैल्यूज मिली, एक 2 है और एक 3 है। x की दो वैल्यूज मिली। अच्छा, x की दो वैल्यूज हमें क्यों मिलती है? x की दो वैल्यूज हमें इसलिए मिलती है क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि हमें दो नंबर्स निकालने हैं जिनका सम क्या हो, 0 हो। अच्छा, दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो। अब दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 0 हो, तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 का बनता है। जब दो में से एक नंबर क्या हो, 0 हो, या दोनों नंबर 0 हो, है ना, तो दो में से एक को पहले 0 करो। भाई दोनों तो एक साथ 0 हो नहीं सकते, दोनों एक साथ 0 हो सकते हैं। देखो यहाँ से लग रहा है भाई, कॉमन सेंस भी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो ना, दोनों एक साथ 0 हो नहीं सकते, यानी दोनों की अलग अलग 0 होने की पॉसिबिलिटी है। यानी दो में से एक तो 0 है, और एक टाइम पे दोनों 0 नहीं है। पहले तो ये अपने दिमाग में डाल लो, एक टाइम पे दोनों 0 नहीं है, एक टाइम पे सिर्फ एक 0 है। मैंने काफी बार ये तो बोल दिया, कोई नहीं, आप लोग झेल जाओगे, ये समझ में आया। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसके ऊपर आप क्लास 10th में काफी सवाल किए होंगे, फैक्टराइजेशन मेथड क्लास 10th में, क्लास 9th में भी करते हुए आ रहे हो, क्लास 8th में भी हालांकि आपको तो सिखा दिया जाता है ना, हमने भी क्लास 8th में सीखा था पहली बार। तो ये था अपने पास कुछ सवाल क्या, 2 सवाल थे, है ना, ज़्यादा इस पर हम लोग पे नहीं करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं अपने एक और नए टॉपिक की, जिसका नाम है बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, है ना, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। बाइनोमियल थ्योरम मैथमेटिक्स वाले बाइनोमियल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ने वाले, हम लोग बात करने वाले हैं बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है? बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन हम लोग तब यूज करते हैं, मतलब मैथमेटिक्स में तो यूज होगा ही, फिजिक्स में ये काफी यूज होता है। पहली बात तो आप मेरे ऊपर भरोसा करो, है ना। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन कहाँ पे यूज होता है, आप ऐसा समझिए, पहले तो इसका फॉर्मूला देखिए, आपको लिखा गया 1 + x की पावर n, ठीक है, आपको दिया गया है 1 + x की पावर n, ठीक है, और ये तभी एप्लीकेबल है, और ये भी गिवन है। एप्लीकेबल कब है, जब 1 की जो वैल्यू है बहुत बड़ी हो, बहुत बड़ी हो इन कंपेरिजन टू x, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से देखो, अगर x की वैल्यू 1 से कम होती है, यानी आप ध्यान से देख लो, अगर मैं लेता हूँ x = 1/2, तो आपको पता चल जाएगा कि x² = आ रहा है 1/4, और x बड़ा है कि x² बड़ा, x बड़ा है, यानी x की वैल्यू बड़ी है इन कंपेरिजन टू x² के। कब? जब x की वैल्यू, है ना, when x is less than 1, ठीक है, x की वैल्यू तो x² से बड़ी हो जाती है। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं, कैसे देखो, x से x कैंसिल कर दोगे, नहीं वो नहीं करना होता है। चलो, मैं ये तो इनइक्वालिटी आ जाती है ना, वो भी आप क्लास 11th में पढ़ोगे। कैसे मैं बताऊँ यार, क्लास 11th के मैथमेटिक्स में सारी चीज़ें ही इन्वॉल्व हैं, तो फिर मैं ऐसा थोड़ी ना कुछ कर सकता हूँ। क्लास 11th मैथमेटिक्स, एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स। चलो आगे बढ़ूँ। अब ये इसका अप्रॉक्सीमेशन में ये बताता है कि अगर आपको ये कंडीशन कभी दिख जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 1 + nx, बात खत्म। जो पावर है उसको x से मल्टीप्लाई कर दो, जो पावर इसको x में मल्टीप्लाई करता हूँ, जो पावर इसको x में मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। अपना क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है, सॉल्व हो गया। अब इसका जैसे यूज कहाँ पे कर सकते हो, देखो इसका यूज तो मैं ऐसे क्वेश्चन में करा के बताऊंगा, पर आप इसका समझ लो। अगर आपको मिल जाए 1 + x की पावर 2, इसका आपको एक्सपेंशन आता होगा, a + b का यूज कर सकते लो, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x प्लस ऑफ x का स्क्वायर, क्या होता है a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आता है ना, फॉर्मूला प्रोपोर्शन, तो a + b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये कैसे करते हो, a + b को मल्टीप्लाई करो a + b से। अब ये भी नहीं आता, देखो क्लास 10th में ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये फॉर्मूला नहीं आता है, पर अगर आप ऐसे बच्चों में से, तो आप पहले जाकर क्लास 10th की बुक उठाओ, क्लास 8 9th की बुक उठाओ, और इन फॉर्मूलेस को पहले रटो।
आप लोग आश्चर्यचकित ना हो कि मैंने ऐसे कुछ बच्चों को पढ़ाया भी है और जानता भी हूँ जो क्लास 10 में तो पहुंच गए पर उनको ये फॉर्मूला नहीं आता। ये वाले तो कहीं इनके तुक्के से मार देंगे और इसमें तो बहुत तगड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये तो पक्का नहीं आता है। आप समझ लो, आपके बीच में ऐसे बच्चे भी होते हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस है, ऐसा ज़्यादा पढ़ाने का नहीं है, 2-3 साल 2 साल का तो वही है। ठीक है, तो आप इससे डरो मत बिल्कुल ही, मैंने पढ़ाया है और एक्चुअल में बच्चों को पढ़ाया है 2 साल से। इसके पहले भी पढ़ा रहा हूँ, बस 2 साल बच्चों को पढ़ा रहा था इसके पहले। समझ में आई बात? तो आप परेशान ना हो, तो पहले रट के आ जाओ, ठीक है, कि मैं ऐसा हवा में बात करूँ नहीं है। 1+x का होल स्क्वायर ये होता है a+b के होल स्क्वायर संगे इसका एक्सपेंशन। पर आप ध्यान से देखो 1 की वैल्यू तो x से तो काफ़ी बड़ी थी, ये क्या लिख रहा हूँ, 1 की वैल्यू x से काफ़ी बड़ी थी और एक्स स्क्वायर जो है वो x से छोटा होगा, है ना, एक्स स्क्वायर x से छोटा होगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूँ 1 किलोमीटर में आप ऐड करो 1 सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे भाई कितना आएगा, दूरी कितनी रहेगी? आप बोलोगे 1 किलोमीटर ही तो रहेगी भैया। अरे कहाँ अंतर पड़ जाएगा, उतने में तो हमारे चप्पल हो जाता है 1 सेंटीमीटर में, है ना भाई। 1 किलोमीटर एग्जैक्टली पहुंच गए, थोड़ा सा चप्पल की आगे भी बढ़ गई, तो कहाँ पे ऐड करते? 1 किलोमीटर ही माना जाता है ना। तो वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई 1 सेंटीमीटर करोगे थोड़ा सा, मतलब आप समझ लो 1 सेंटीमीटर में नहीं, अच्छा सा बोलेंगे। आप ध्यान से देखो 1 किलोमीटर में आपको ऐड करना है, यानी आपको क्या है 1000 मीटर में आपको ऐड करना है 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/2 सेंटीमीटर ऐड करना। आपने कैसे भी करके थोड़ी बहुत ऐड कर दी, है ना, बहुत मान लो कि इसको कन्वर्ट किया सेंटीमीटर टू मीटर में, फिर आपको ने इसको ऐड किया। पर अगर मैं बोलूँ इसी का स्क्वायर ऐड करो तो क्या करोगे, 1/4 हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू और भी कम आएगी। अरे धीरे धीरे आप इसको नेगलेक्ट कर लोगे यार। 1000 किलोमीटर, सॉरी 1000 मीटर के कंपेरिजन में 1 सेंटीमीटर तो बहुत छोटी वैल्यू होती है, और ये 1 सेंटीमीटर का भी पार्ट है, तो इसको छोटा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे पक्की बात। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ यार, रिलेट नहीं कर पा रहे हो यार। आगे मैं इन्फिनाइट बोलूँगा तो कैसे रिलेट कर पाओगे उसको? ये समझ में आई बात? अब क्या करेंगे, 1 को जो एक्स स्क्वायर उसको टेंडिंग टू 0 मान लेंगे, यानी भाई 1 में ऐड करोगे तो थोड़ा बहुत चेंज करेगा, तो उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को 0 मान लेते हैं, यानी नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, 1+2x। ये फील था थोड़ा सा, ये क्या था, इसका फील। समझ में आई बात? ये फील था कि हम लोग ऐसा क्यों करते थे, 1+nx, चाहे 1 माइनस आ जाए चाहे प्लस आ जाए, चाहे यहाँ पे पावर 3 आ जाए चाहे 4 आ जाए, कोई मतलब नहीं। 1+4x, 1+5x, 1+6x, 1+7x, बस ऐसे मंत्र पढ़ते चलो। 1+x की पावर 8, 1+8x, काम खत्म। और ये आपको यूज़ कराऊंगा आगे, परेशान इसमें होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इसी के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एक सीरीज जिसका नाम है जीपी सीरीज। एपी सीरीज पढ़ चुके हो, वो मैं पढ़ाने वाला हूँ यही, और काफ़ी इसको क्वेश्चन कर लिया। एपी सीरीज में क्या होता था, कॉमन रेशियो होता था। वैसे ये जीपी सीरीज है, क्या होता है जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना, जीपी सीरीज। सीरीज की बात करेंगे अपन, प्रोग्रेशन की बात नहीं करते। अच्छा, प्रोग्रेशन और सीरीज में अंतर पता है? ये बता तो गूगल पे ढूंढो, क्या कर रहे हो यार? पढ़ लिया यार, अर्थमेटिक सीरीज पढ़ लिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लिया, और पता ही नहीं है प्रोग्रेशन और सीरीज में अंतर क्या है। एक नहीं है, एक बिल्कुल नहीं है। एक शून्य यार, भाई एक होता तो फिर एक चीज को यूज करने के लिए हम 2 वर्ड क्यों यूज करते भाई? एक चीज बताने के लिए 2 वर्ड नहीं, ऐसा थोड़ी है ना। नाम, मेरा नाम घर का बाबू है, और बाबू बाबू किसका नाम होता है ना? अरे होता नहीं है, जैसे मेरा ही 2 नाम है, एक घर का नाम होता है और एक स्कूल का नाम होता है, तो फिर वही है। ऐसा थोड़ी ना होता है। यहाँ पे सीरीज का अलग सेंस है, प्रोग्रेशन का अलग सेंस है, ठीक है, ये बात समझिए। ये जीपी सीरीज है। अब ध्यान दो कि जीपी सीरीज कैसे होती थी, रिलेट नहीं कर रहा, आप ध्यान से देखो। अपने को कोई प्रोग्रेशन में देखो क्या होता है, कॉमा लगा रहता है। सीरीज में क्या होता है, बीच में पॉजिटिव साइन आ जाता है, बस इतना अंतर है। तो अपन यहाँ पे बात करने वाले जीपी सीरीज में इनफाइनाइट वाली, वो भी इनफाइनाइट वाली जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स हो। जीपी सीरीज विद इनफाइनाइट टर्म्स वाले। एक ऐसी जीपी सीरीज की बात करेंगे जिसमें टर्म्स कितने होंगे, इनफाइनाइट। अरे जैसे आपने एपी में पढ़ा था भाई, टर्म्स कितने थे, कुछ एन मानते थे, है ना, टी एन करते थे, वो सब करते थे। यहाँ पे हम इनफाइनाइट बोल रहे हैं। अब ध्यान से देखना, उसका जो सम होता है उसको लिखे कैसे। पहले तो आप वो सीरीज, इस जीपी सीरीज के बारे में जानो। जीपी सीरीज आपको एक ऐसी सीरीज मिलती है, फिल कराऊँ क्या, चलो पहले इसका वो ले लेते हैं ना, कॉमन सीरीज। मान लेते हैं एक ऐसी अपने पास सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म है ए, ठीक है,
ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। और यहाँ पे जो एक आर है वो मल्टीप्लायर है। आर क्या है, मल्टीप्लायर है। और मल्टीप्लायर मतलब कैसा मल्टीप्लायर, आप ध्यान से देखना। अब क्या है कि अब देखो, अगर आपको मान लो फर्स्ट टर्म ए है, अगर आपको सेकंड टर्म में पता करना है तो आपको क्या करना है, ए को आर से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपको सेकंड टर्म पता करना है, मतलब नेक्स्ट टर्म पता करना है, तो जो प्रीवियस टर्म है ना उसमें आप मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या है, सेकंड टर्म हो जाएगा प्रीवियस वाला टर्म यानी ए मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाई यानी आर। ऐसे ही अगर आपको पता करना है थर्ड टर्म तो आप सेकंड टर्म मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको फोर्थ टर्म पता करना है तो मल्टीप्लायर लो और उसको थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, और एंड सो ऑन। समझ में आएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं ए की वैल्यू अपने पास है 1 और आर की वैल्यू अपने पास 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब देखो सीरीज चाहिए ए 1 है तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, प्रीवियस टर्म यानी सेकंड टर्म के लिए क्या होना चाहिए हमें जरूरी, आपको फर्स्ट टर्म बताओ और फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई बताओ। सेकंड टर्म कैसा आ जाएगा, फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई करो, यानी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई यानी 2 प्लस थर्ड टर्म सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करो यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 4। थर्ड टर्म पता चल गया। फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म क्या है 4 मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाई यानी 8। 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 जा 64, 128, 256, 510, 1024, 2048, ऐसा एंड सो ऑन करता चलेगा, है ना। तो वही तो है 1 + 2 + 4। ये देखो यहाँ पे आपको एक चीज पता चल रही है, आपको एक चीज पता चल रही है। अगर आप ये दो टर्म लो, है ना, कॉन्जिक्यूटिव दो टर्म्स लो, कॉन्जिक्यूटिव दो टर्म्स, चाहे ये लो चाहे ये लो, और अगर आप इनका रेशियो निकालो ना तो वो कांस्टेंट आता है। रेशियो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। इन्हें चाहे आप T2/T1 करो, चाहे T3/T2 करो, चाहे T4/T3 करो, सबका जो वैल्यू आएगा वो आने वाला है सेम। ऐसे, और ये वैल्यू इक्वल होती है आर की। आर मतलब कॉमन रेशियो, आर मतलब कॉमन रेशियो, इसका नाम होता है कॉमन रेशियो। जैसे वहाँ पे कॉमन डिफरेंस वैसे यहाँ पे कॉमन रेशियो। अब ये नाम क्यों पड़ा भाई, मुझे क्या पता, हमारे गुरुजी ने बोला भाई इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं, ऐसा पढ़ा कि हमने बोल दिया मान लिया। इतना तो हमारे गुरुजी ने नहीं समझाया था, समझो, हमारे गुरुजी इतना नहीं समझाते, पर हम मास्टर जी बन गए। और आप क्या बनोगे, आपको मैंने इतना समझा दिया, एक अच्छी इंजीनियर तो बनी जाओगे ना, ऑब्वियस सी बात है यार। देखो हम लोग 12th के बाद तैयारी करने गए थे, 12th 11th में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। 11th में हमने बुक में लिखा था मान लिया, है ना, कुछ चीज़ें माननी भी होती हैं यार। हमारे सर बता रहे हैं हाँ मान लिया, अच्छी बात है, बता रहे तो मानो। अब ऐसा थोड़ी है ना कि भाई पंखा क्यों बोलते हैं, मानेंगे नहीं, पंखे को ऐसे कुछ दूसरा बोलेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो लोग मानते आ रहे हैं रिचुअल्स है उसको मान लो, है ना, ये तरीका है, ठीक है। अब इसके देखो काफ़ी यूज़ होते हैं, पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ये सब मैथमेटिक्स वाले के लिए, और ये मैथमेटिक्स पढ़ोगे। अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इस सीरीज का सम है, इस सीरीज का जो सम है वो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। और ऐसी सीरीज का सम हमको पता करना होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होते हैं, और उसका सम का जो फॉर्मूला था वो रट लो, वो मैं मिटा दे रहा हूँ। तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ। मिटाने के बाद मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू होता है A/1 - R, और यहाँ पे जो R है ऑब्वियसली बात है 1 से कम है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। मैं तब तक देखूँ फोकस सेट है कि नहीं है। फोकस सेट है ना, बार बार मैं फोकस ही देखने चला जाता हूँ। रीज़न क्या है भाई, फोकस सेट ही नहीं होता तो फिर पढ़ाने का फायदा नहीं होता। बार बार या तो किसी बंदे को पीछे बैठा के रखूँ, बैठा दो इसको, बैठाने के बाद पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका यूज़ बहुत ही सिंपल है ना। आप एक सीरीज ले सकते हैं ऐसा, तो मैं सीरीज क्या था 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/ क्या हो जाएगा 16 + 1/32, एंड ऐसे सीरीज अपनी इन्फिनिट तक चलती जा रही है। अब इसका सम क्या होगा, है ना, इसका सम क्या हो जाएगा, तो इसका सम एस इन्फिनिट इज इक्वल टू, छोड़ो यार, यूनिवर्स की सीरीज, इसका इन्फिनिट क्या हो जाएगा 1, सम क्या हो जाएगा 1/1 माइनस कॉमन रेशियो निकालना पड़ता है। अब कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं,
तो कॉमन रेशियो निकालने का तरीका हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई जो आगे वाला टर्म है उसको पिछले टर्म से डिवाइड कर दो, आगे वाला टर्म उसको पिछले टर्म से डिवाइड कर दो, तो हमें वो मिल जाएगा। तो हमें आगे वाला जो टर्म है यानी 1/2 है उसको पीछे वाले टर्म से यानी 1 से डिवाइड कर दो, तो हमें मिल जाएगा आर की वैल्यू, और यहाँ पे आर की वैल्यू मिल रही है 1/2। तो आर की वैल्यू यहाँ पे फिल करोगे 1/2 और सॉल्व करोगे, एक में से आधा गया, आधा बचेगा तो 1/1/2 आ जाएगा 2, यानी एस की वैल्यू आ रही है 2। अब देखो देख के लग रहा था 2 आएगी, नहीं लग रहा है। अभी काफी लोगों को अभी भी भरोसा नहीं होता, लेकिन सच्चाई यही है। और मैथमेटिक्स वाले भरोसा कर लेंगे, कब करेंगे, अभी वो भी नहीं कर रहे होंगे, है ना, नहीं कर रहे हो ना कि एस की वैल्यू 2 कैसे आएगी भाई, इतना लंबा टर्म इसका सम सिर्फ 2 आएगा। हाँ आएगा यार, क्यों, क्योंकि भाई फॉर्मूला गिवन है और फॉर्मूला प्रूफ भी है, हमने नहीं प्रूफ किया है भाई, काफ़ी बड़े बड़े ऐसे मतलब बहुत ही बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने प्रूफ किया है, हमने नहीं किया है। हमने फॉर्मूला मिल गया, हमने मान लिया, हमारे गुरुजी ने बताया, हमने रट लिया, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया, बस काम खत्म। इतना तो आपको भी होना चाहिए। नहीं कुछ लोग होते हैं ना, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, आप लोग ऐसे नहीं हो, लेकिन आप में से कुछ लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, वो बोलते नहीं है पर सोचते बहुत ज़्यादा है। ये था जीपी सीरीज का यूज़, ठीक है। अब देखिए कुछ हमको कुछ और चीज़ों का यूज़ होना पड़ता है, जैसे कि मैं अलजेब्रा की कुछ चीज़ें हमें आनी चाहिए, जैसे कि बहुत एक यूज़ होता है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, है ना, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो जो मेथड है वो काफ़ी यूज होता है। हाँ हालांकि बिना उसके यूज़ के भी हम लोग काफ़ी चीज़ों का सोल्यूशन निकाल लेते हैं, फिर भी उसका यूज़ काफ़ी सिंपल होता है, तो उसका यूज़ मैं बता दूंगा। तो आप उसका हेडिंग डालें कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। ठीक है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का मतलब मैं आपको समझाने वाला हूँ। मान लीजिए अपने पास कोई न्यूमरेटर है और अपन डिनोमिनेटर में कोई टर्म लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। अब कंपोनेंटो, चलो एक सॉल्यूशन से एक एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपको गिवन है कोई नंबर, इफ a1/a2 का रेशियो गिवन है 7/3, ठीक है, और आपसे बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, then find the value of a1 plus a2 upon a1 minus a2। आपको ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो मेथड से आप इसके वैल्यू को निकाल सकते हो। कैसे, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो हमें ये पूरी छूट देता है, हमसे ये कहता है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर सकते हो और उसी टाइम आप न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटा सकते हो। आप उल्टा भी सोच सकते हो ना, जैसे कि वो हमें ये बोलता है, कोई फर्क नहीं होगा, n/d लिखा है, ठीक है, आप n/d को आप लिख सकते हो n+d अपॉन n-d, कोई अंतर नहीं, वो हमको ये पूरी छूट दे देता है, ठीक है। वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो आप करोगे तो आपको यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी। देखो कंपोनेंटो और डिविडेंडो क्या बोलता है कि एक बार आप न्यूमरेटर कौन सा है a1 और डिनोमिनेटर को ऐड कर लो, एक बार आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर लो। अब दोनों में से कोई एक प्रोसेस पहले कर लो। आप देखो क्वेश्चन के अनुसार अगर मैंने पहले ऐड किया तो फिर मुझे मिल जाएगा ये, तो ये सोच के हम करते हैं, फिर पहले नेगेटिव करके क्या फायदा, उस फिर उल्टा उल्टा करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर यहाँ पे a1 + a2 इधर ही करना पड़ेगा, 7 + 3 और यहाँ पे 7 - 3 सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 + 3 क्या हो जाएगा 10, 7 - 3 4, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2 × 5 = 10, 5/2, यानी सॉल्यूशन क्या है यार 5/2। देखिए बिना कंपोनेंटो और डिविडेंडो को भी सॉल्व किया जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं किया जा सकता, पर ये ज़्यादा आसान लगता है भाई, जोड़ दो घटा दो कम करना, ज़्यादा आसान पड़ता नहीं। जिनको नहीं भरोसा तो फिर वो मेथड तू यूज करें, ये फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड भी अपने पास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो सेकेंड मेथड आप ले सकते हो और आप देख सकते हो। सेकेंड मेथड हमको ये कह रहा है, पहले तो हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, तो हमको ये कह रहा है कि a1 और a2 का जो रेशियो वो क्या है 7/3, यानी इफ अगर a1 की वैल्यू 7 है तो पक्के से a2 की वैल्यू 3 होगी। बस हमें a1 की वैल्यू पता चल गई, a2 की वैल्यू पता चल गई, जो निकालने उसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर मैच कर देगा, क्योंकि भाई रेशियो है। नहीं होते तो फिर अपन यहाँ पे एक्स कुछ मान के सॉल्व करते हैं, जैसे अपन ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करते थे, ऐसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सॉल्व करते थे, एक एंगल पता है दूसरा एंगल नहीं पता तो अपन एक्स कुछ मानते हैं ना, वही चीज़ है। बाद में कैंसिल होता था फिर निकालते थे, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है a1 की वैल्यू और a2 की वैल्यू रखना है और सॉल्व कर लेना है। वैल्यू वही आने वाली है, a की वैल्यू कितनी है 7,
बी की वैल्यू कितनी है, सॉरी ए टू की वैल्यू कितनी है 3, कहाँ पता। समझ में आई बात। दोनों मेथड्स हैं पर ये मेथड ज़्यादा आसान लगता है, ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसका एक और भी क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, इफ रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स रूट माइनस रूट वाई इज इक्वल टू 5/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाई वाई। अब यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कितना आसान पड़ता है वो आपको पता चल जाएगा। आप इसको ट्राई करें, तब तक मैं अपने मार्कर को इंक पिला दूँ। हुआ? नहीं हुआ? अरे भाई देखो कितना आसान है। पहले बताओ कंपोनेंडो या डिविडेंडो समझ में आया? बहुत आसान है। एक बार क्या करना है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करना है और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर देना है। आप दोनों में से कोई भी चीज़ पहले कर सकते हो, ठीक है। अब मुझसे काफी लोग पूछोगे डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। सवाल में भाई जो सवाल पूछे उसी के हिसाब से चलना है। ऐसा नहीं कि भाई सवाल में कुछ और पूछा और हम किसी और रास्ते पे जा रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। पहले तो मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊंगा। चलो पहले ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। हमको गिवन क्या है, हमको गिवन क्या है, एक्स प्लस वाई रूट वाई और एक्स माइनस वाई रूट वाई। तो हमको रूट में थोड़ा सा दिक्कत होती है सॉल्व करने का। हम एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं, लेट उसको लिटिया लेते हैं। रूट एक्स इज इक्वल टू पी रूट वाई इज इक्वल टू क्यू। तो अपने जो इक्वेशन देन गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज कैसे लिख सकते हो, देखो P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू इज इक्वल टू 5/3। ये तो आपको पता चलेगा। अभी काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये तो करना आता होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 3P प्लस 3Q इज इक्वल टू 5P माइनस 5Q। P को एक तरफ, Q को एक तरफ, तो P को एक तरफ करोगे तो मिलेगा क्या, Q इधर लेके आओ, 8Q इज इक्वल टू 2P। P अपॉन Q करो, P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/2। एक्चुअली P क्या माना था हमने, रूट ऑफ एक्स। एक्चुअल में क्यों माना था, रूट ऑफ वाई। तो यहाँ पे पुट करो रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू 4 और एक्स बाई वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 4 4 जा 16। पहले तो ये मेथड। दूसरा मेथड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, वो काफ़ी आसान मेथड है, वो काफ़ी आसान मेथड है। क्या करना है, आपको गिवन है और आपको पूरी खुली छूट है। आप एक बार न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर लो, एक बार न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर लो, काम खत्म। अरे देखो काफ़ी लोग बोलो कि डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर क्यों नहीं कर रहे हो और डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर क्यों नहीं कर रहे हो, सवाल में पूछा ही नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कर सकते हो, खुली छूट है, ट्राई करो ना। मैं नहीं कर रहा लेकिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिवन है रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स अपॉन माइनस रूट ऑफ वाई। अब क्या करना है, एक बार न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर दो और एक बार न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दो, और वो सेम चीज यहाँ होगी 5 प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 3। चलो पहली बार ये कैंसिल होंगी, दूसरी बार ब्रैकेट खोलोगे तो ये कैंसिल होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स अपॉन 2 टाइम्स तो आएगा, आता जाएगा 2 टाइम्स ही आएगा, 2 टाइम्स रूट एक्स अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट वाई इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 5 माइनस 3 2, 2 से 2 कैंसिल, रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू 4। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 16। यानी x और y का रेशियो क्या है, 16:1। यानी अगर x 16 होगा तो y कितना होगा, 1 होगा। समझ में आई बात। ये था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का इम्पोर्टेंस।
कितनी इंपॉर्टेंस है, 2 लाइन में हो रहा है, बस ये लिखने दिखने में बड़ा लग रहा है भाई, उसको सोचो कितना तामा जमा है वो, और ये कितना आसान है। तो पॉज करेंगे, नोट करेंगे, फिर आप इसको कंपोनेंट और डिपेंडेंट की जो इंपॉर्टेंस को समझेंगे, है ना, फिर हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट फास्ट, है ना। जैसे कि आप लोग 10 से निकले हो, आप लोग प्रिपरेशन करने वाले हो IIT की, फिर JEE की, फिर आप नीट की भी प्रिपरेशन करोगे, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि उसमें कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें, हाउ टू कैलकुलेट फास्ट। देखिए किसी भी, क्योंकि आप देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पहली तो एक्यूरेसी की और दूसरी स्पीड की। और अगर दोनों में से एक ने साथ छोड़ा ना, तो आप उस एग्ज़ाम से ऐसे बाहर चले जाओगे आराम से, है ना। तो हाउ टू कैलकुलेट फास्ट, जो स्पीड है उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। फिर थोड़ी बहुत आपको टीचर आपको ट्रिक्स बताता है, फिर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ठीक है। और जो तीसरा मेन इंपॉर्टेंट है वह है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की स्पेलिंग है PRACTIS, और एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब एक्यूरेसी काफ़ी लोग मतलब समझ नहीं पा रहे होंगे, एक्यूरेसी का क्या मतलब है। तो एक्यूरेसी मतलब क्या है कि आप 10 सवाल करो, ठीक है, और 10 सवाल में आपके 8 सवाल सही हैं, यही यही होती है आपकी एक्यूरेसी, ठीक है। मतलब अटेम्प्ट कर रहे हो 10 के 10 और 10 में से आपके 8 सही हैं, ठीक है। मतलब हेड शॉट जैसा कोई गेम खेलते हैं शूटिंग वाला, उसमें देखो आप आती है शूटिंग एक्यूरेसी, वही चीज़ है आप कितने शॉट आपके निशाने पे लगे, है ना, वही चीज़ बोलती है एक्यूरेसी। तो वो आपको प्रैक्टिस से मिलने वाली है। लेकिन जो स्पीड है वो टीचर बताएगा, आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस लगनी पड़ती है, फिर आपको ट्रिक्स होती है, फिर प्रैक्टिस तो सी बात है ना। हमको 2 × 4 सोचना ही नहीं पड़ता, 8 काम खत्म। क्यों? क्योंकि भाई हमने प्रैक्टिस की है। पर अगर आप छोटे जब थे तो वहाँ पे जाओ 2 का टेबल सुना रहे भाई साहब, 2 का टेबल सुनने में तो याद करने में नानी आ जाती थी। क्यों? क्योंकि भाई आज प्रैक्टिस है, आपकी प्रैक्टिस इतनी बढ़िया हो चुकी है कि आपको 2 × 4 करने में कोई दिक्कत नहीं होती। पर जब आप छोटे थे वहां पे आपकी पैंट तक गीले होने के चांसेस थे। अगर भैया पूछ लें, टीचर खड़ा करके पूछ ले, भाई 2 का टेबल, भाई 2 का टेबल आज सोचो। क्यों? क्योंकि आपने उतनी प्रैक्टिस कर लिया, आपने अपने ऊपर इतना वर्क कर लिया, आपको 2 का टेबल अब हलवा लगता है। वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, आप इतनी प्रैक्टिस करो ताकि ये जो स्पीड है, जो आपकी कैलकुलेशन है, वो फास्ट हो जाए। अब देखिए कैलकुलेशन जो फास्ट हो जाए उसके कुछ तरीके हैं, कुछ जो भी होता है ना, जैसे कि क्या होता है कि हम लोग काफ़ी यूज़ करने वाले हैं। अब कहाँ भी यूज़ करेंगे? सबसे पहले तो केमिस्ट्री में आप लोग बहुत यूज़ करोगे मोल कॉन्सेप्ट, मोलैरिटी निकालोगे, वहाँ भी यूज़ करोगे। मैथमेटिक्स में इतने ज़्यादा कैलकुलेशन का यूज़ नहीं होता, बहुत ही अलजेब्रा का कम यूज़ होता है। फिजिक्स में भी अलजेब्रा का यूज़ होने वाला है, कैनेमेटिक्स सारी है, वहाँ पे यूज़ करोगे आप लोग, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे LLM की, फिर मैकेनिक्स की, तो वहाँ पे हर जगह पे यूज़ होता रहता है, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज़्यादा फोर्स करते हैं, है ना, फोकस करते हैं। न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा फोर्सफुली पढ़ाने की कोशिश करते हैं, न्यूमेरिकल के माध्यम से हम लोग कॉन्सेप्ट को ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल से हमको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाती हैं। अगर आप कोई बुक देखोगे तो उसमें आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा मिलने वाले हैं, और फिजिक्स में अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाने वाले हो तो आपको न्यूमेरिकल से मिलेंगे, कॉन्सेप्ट तो पूछता ही नहीं हो। तो समझ लो आपको कैलकुलेशन कितनी फास्ट होनी चाहिए, और ये अलजेब्रा का ही पोर्शन है, तो फिर इसलिए मैं अलजेब्रा में ही कवर कर रहा हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पहले मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई के लिए मेरे पास कुछ एक क्वेश्चन है, तो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन ये है कि आपको गिवन है 2.43 मल्टीप्लाइड बाई 0.8, और आपके पास ऑप्शन है 1.944, ऑप्शन बी है 1.869, ऑप्शन सी है 2.087, ऑप्शन डी है 1.8372। ऐसा कुछ भी ऑप्शन ले लिया गया, ठीक है। ऐसे ही ये आर्बिट्रेरी है, कुछ भी सोच लिया गया, इसमें से एक सही है जो मुझे पता है, और आपको भी पता चल जाएगा कुछ देर में जब आप मल्टीप्लाई करके निकलोगे तब। तो जब आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो आप कैसे करोगे? देखो क्लास 10th में आपका, हम लोग छोटे बच्चे रहते हैं, है ना, हमको कोई बताता नहीं है, तो हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना सिर्फ इतना आता है। जब कभी भी अब मल्टीप्लिकेशन करना आपसे पूछा जाए तो पहली बात देखो, केमिस्ट्री में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे, तो केमिस्ट्री में शुरुआत में काटना पीटना मत शुरू करना, एकदम लास्ट में जाके एजम्पशन राउंड ऑफ करने के बाद जो भी आप कर पाओ वो करना। अब यहाँ पे देखिए, है ना, वो आप समझ गए अगर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया होगा तो यहाँ पे कैसा करोगे? जैसे मल्टीप्लाई करना तो 8 मल्टीप्लाई पूरा करोगे, पर यहाँ पे देखो एक ट्रिक होती है, आपको भी पता है, मैं बताऊंगा तो आपको शायद दिमाग चमक जाए, दिमाग में कुछ ना कुछ हिट कर जाए।
तो जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन पूछे और आपको ऐसे 4 ऑप्शन गिवन रहे हैं, देखो पहले तो बोर्ड के लिए नहीं पढ़ा रहा, ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो वहाँ पे जब आपको कैलकुलेशन करने के लिए पूछा और आपको ऐसा मल्टीप्लाइड आ जाए, तो सबसे पहले 8 मल्टीप्लाइड बाई पूरा करोगे नहीं, हमको सिर्फ क्या करना है, एक डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। एकदम क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन किधर से जाते हो, इधर से इधर जाते हो, तो इधर से आप पहले एक नंबर उठाओ, मल्टीप्लाई करो और उसकी लास्ट डिजिट जो आ रही है अब उसको देखो, तो 8 3 24, लास्ट में क्या आ रहा है 4, तो अपने आंसर में लास्ट में क्या होना चाहिए 4, तो यहाँ पे 4 सिर्फ एक ऑप्शन है, तो अपना आंसर ये तो होगा भाई 4 में से एक सही है, हाँ सही है, तो यही सही होगा, बात खत्म, आगे तो कोई मैच ही नहीं कर रहा, काम खत्म, मल्टीप्लिकेशन हो गया, कितना जल्दी हो जाता है। तो ये तरीका होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस चेक, अब इसको भी कुछ भी बोल सकते हैं ना, इसको हमने क्रॉस चेक बोला करते थे, है ना, 4 ऑप्शन है तो चारों में से एक चूज कर लेते थे, भाई नहीं आता तो फिर हो जाता था। और ये चीज़ हम लोग केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में भी यूज़ करते थे, ठीक है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में। तो बोर्ड पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं और इन मल्टीप्लिकेशन है, क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब क्वेश्चन ये मल्टीप्लिकेशन है के रूप में। अब मल्टीप्लाइड है 16 किससे, 0.25 से, अब इसका आपको प्रोडक्ट बताना है, तो प्रोडक्ट कभी भी आपको बताना हो तो, और जो आपको मल्टीप्लिकेशन में एक जो नंबर है वो डेसिमल में गिवन है, तो क्या करना है, इस डेसिमल को आप कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में, क्योंकि फ्रैक्शन में अपन अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि इसमें नंबर जो थे वो पूरी इंटीजर टाइप में हो जाते हैं। तो क्या करो, 0.5 को इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, और यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स को मैंने लिखा है डेसिमल में जिनके यूज होने की फ्रिक्वेंसी कुछ ज़्यादा ही है ना, बहुत यूज होता है, और ऐसा नहीं है कि मतलब 100 क्वेश्चन में से ये होता है, मैं आपको एक आध क्वेश्चन में हिट करने की बात बता रहा हूँ, है ना, जितनी भी चीज़ें आज मैं बताने वाला हूँ, ये जो हाउ टू कैलकुलेट फास्ट में, ये सिर्फ आपको 2 से 3% काम आने वाला है, और 2 से 3% बहुत ही मैटर कर जाता है पहली बात तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 करना, तो क्या होता है 16.5 को लिख सकते हो आप 1/4, मल्टीप्लाई करो 4 4 जा 16, 4 आई आंसर, भाई देखो आ तो रहा है भाई, वही तो है एक्चुअली में वही है। जैसे जब आप 15 को 0.33 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, तो आपको 15 को 0.33 से मल्टीप्लाई करना है, ये ना सोचो, आप 15 को मल्टीप्लाई करो 1/3 से, आप इसके बारे में सोचो, तो क्या आ जाएगा 3 में 3 3 5 15, यानी कितना आ रहा है आंसर 5 आ रहा है। देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ एग्जांपल दिए हैं, कुछ तरीके बता रहा हूँ, हाँ ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने आपको बोला फ्रैक्शन में आ रहा है उसको कन्वर्ट कर लो, डेसिमल है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, आप मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हो, ठीक है। 12 मल्टीप्लाइड बाई 0.67 है, तो 0.67 को कन्वर्ट करो, 12 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, अरे वही होगा यार, तो 3 4 जा 12, तो 4 2 जा 8 आंसर आएगा। 8 मल्टीप्लाइड बाई 0.75, 8 मल्टीप्लाइड बाई 0.75, देखो कैसे कन्वर्ट करो, देखो सोचने का तरीका सिंपल है, अबे यार डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है, देखो कैसे करते हो, पॉइंट हटा दो, 75 कितने नंबर के बाद आपने हटा था, 2 2, ये तो क्या था भाई, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, एक डेसिमल पॉइंट इधर खिसकेगा, 2 से 2, तो 2 पॉइंट के बाद था, और इसने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, अरे यार तो ये क्या हो जाएगा, 25 3 जा, और 25 4 जा, 4 2 जा, तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, वही तो आ रहा है देखो भाई। 75 जो 0.75 जो लिखा गया है वो एक्चुअल में क्या है, 0.75 जो लिखा गया है भाई साहब वो है एक्चुअल में 3/4, 3/4 है क्या, देखो 4 7 जा 28 आया 2 4 5 20, तो सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 2 जाए 2 3 जा 6, बात खत्म, वही तो है। अच्छा 1.33 तो बहुत फेमस है, 4/3 है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 इसे को हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6 4 2 8। अब देखो यहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा कोई भी नंबर मिल जाए ये कर लो, जैसे 8 की जगह पे यहाँ पे मैं लिख लेता 9 और यहाँ पे लिख लेता मैं 7, तो क्या आता है आंसर, आंसर में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता, ये हो जाता 9 और ये हो जाता 7, तो क्या होता 7 4 जा 28/3 हो जाता, और 9 3 जा 27/4 हो जाता। अब देखो मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करना आ गया तो डिवाइड कर लो, क्या हो जाता 3 9 जा 27/33, है ना, देखो 3 9 जा 27 बचा होगा, 3 9 जा 27 बचा कितना 1, अब अगर 3 को 1 से डिवाइड करना तो कितना आएगा भाई, कितना आता है, ये रहा 0.3333 आता ही नहीं आता, तो ये लिखा है। अब इस पर 4 7 जा 28 होता तो 4 6 जा जाएगा, 4 6 जा 20, अरे यार देखो 4 6 जा कितना हो जाएगा, वही तो लिखा है 4 6 जा 24, देखो ध्यान से मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, 4 6 जा 24 बार जाएगा, ठीक है। अब बचा कितना 3, तो एक्चुअल में ये क्या लिखा है, 4 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, और वही देखो यहाँ पे है कि नहीं है। अब 4/3 का मतलब क्या है,
आप 4 डिवाइड कर रहे हो 3 से, और एक्स आंसर कितना आता है 0.75, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजल्ट है, तरीके हैं, मैंने आपको बता दिया। अब कुछ भी हो सकता है यार, मैंने आपको बोला ना यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो, पर ये नंबर को मतलब कोई भी नंबर आ जाए आपको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। और ये जो भी चीज़ें हैं ये 2-3% यूज होती हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही बड़ी चीज़ें हैं ना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो, है ना। और ये शायद आपके लिए हेल्पफुल भी हो। तो फिलहाल अभी एक चीज़ और बताना है, मैंने डिवीज़न के बारे में तो बताया नहीं, है ना, वो मैं बता देता हूँ डिवीज़न कैसे करना है। तो डिवीज़न करने में देखो बहुत ही सिंपल चीज़ है। डिवीज़न आपको करना है तो सबसे पहले क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करना होता है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो, हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को करने वाले होते हैं राउंड ऑफ। पहले ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, है ना। दोनों को करते हैं राउंड ऑफ, और राउंड ऑफ करके अपन कुछ आसान फिगर में इसको लेके जाते हैं। जैसे 1000 से कुछ ज़्यादा तो उसको 1000 बना लेते हैं, मतलब 500, तो फिर अगर 500 के आसपास होता है तो उसको 500 बना लेते हैं, 300 के आसपास होता है उसको 300 बना लेते हैं, 350 के आसपास होता है तो उसको 350 बना लेते हैं। पर यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम दोनों को राउंड ऑफ करेंगे और दोनों को राउंड ऑफ करने के टाइम पे अगर आप न्यूमरेटर एक्चुअल में जो था, अगर आप न्यूमरेटर को घटाओगे, ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। देखो यहाँ पे 2 केसेस हैं। अब देखो कैसे केसेस देखो, आप न्यूमरेटर को भी घटा रहे हो राउंड ऑफ करते टाइम और डिनोमिनेटर को घटा रहे हो, तो क्या हो सकता है, न्यूमरेटर का घटा रहे हो डिनोमिनेटर घटा रहे हो। तो एक्चुअल में पहले ध्यान से देखना। चलो एक एग्जांपल से बताता हूँ, आप ध्यान से सुनना, मैं जो कहूँगा लेकिन इसको ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन है 1024 मल्टीप्लाइड बाई 479, ठीक है। अब आपको इसको डिवाइड करना है, अब तब तक मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। 1.95 बी है, 2.13 सी है, 2 और डी है 2.6 है। अब आपको इसको डिवाइड करके आंसर आता है, तो पहली बार हम पूरा डिवाइड करने वाले हैं। क्या तरीका हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। अच्छा, ये जो है 1000 जो है ये अप्रोक्सीमेटली मैं इसको लिख सकता हूँ 1000, और इसको भी लिख सकता हूँ 500, अप्रोक्सीमेटली मैंने लिखा है। अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे कुछ लोचा किया है। देखो यहाँ पे ऑप्शन पे आ जाओ, ऑप्शन पे जाओ, पहले वो जो आंसर है वो अपना 2 तो पक्के से नहीं आएगा। देखो क्रॉस चेक है, पहली बात क्रॉस चेक है। ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है वो 2 तो आनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू एक्चुअल में 2 टाइम्स नहीं है, 2.6 टाइम्स भी नहीं है, क्योंकि भाई कॉमन सेंस बता रहा है, कॉमन सेंस। अच्छा, क्या ये वैल्यू 1.95 है? देखो मैं एक्चुअल में यहाँ ये तो बहुत आसान ले लिया था। यहाँ पे क्या वैल्यू, ये एक्चुअल में 1.95 है, क्या ये जा सकता है? तो उसके लिए हमको क्या सोचना पड़ेगा, हाँ सोच लेते हैं। ये मक्खी मेरे हाथ मर सकती है आज, ये बहुत परेशान किया था मेरे को। तो आप ध्यान से देखो, ये न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर एक्चुअल में कितना था 1024, और यहाँ पे हमने क्या किया, न्यूमरेटर को घटाया है, न्यूमरेटर हमने घटाया है। डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अगर हमने घटाया है तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, घट जाएगी। जो एक्चुअल में वैल्यू थी, यहाँ पे कुछ घटा होगा तो एक्चुअल में वैल्यू कितनी आएगी, 2, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 2। तो अब बताओ, न्यूमरेटर हमने घटाया था तो ये वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर को घटा के हम वैल्यू लेके आ रहे हैं। और एक्चुअल में अगर यहाँ पे 1024 होता और हमने डिनोमिनेटर को भी बढ़ा दिया तो ये वैल्यू 2 से ज़्यादा होती कि नहीं होती। आप ध्यान से देखो, अभी मैंने इसको यहाँ पे इतने रखो और यहाँ पे मैं 1024 कर दूँ, तो अब बताइए 2 से ज़्यादा आएगा कि 2 से बड़ा, ये 2 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी। पहली बात तो समझे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा 1000, यानी पहली बात तो ये जो वैल्यू है अपनी, जो ये वाली वैल्यू है ये 2 से बड़ी है, हमें ये पता चल गया। अब 2 से बड़ी है, कितनी बड़ी है, 2 तो होगा नहीं, यानी 2 से बड़ी, यही भी कैंसिल हो गया। अब ये मैंने बताया 2.2 तो एग्जैक्टली में होगा, तो ये कैंसिल हो गया। 2.67 क्यों नहीं होगा? देखो ये वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से एग्जैक्टली देखो, तो ये वैल्यू अगर आप 47 का 3 टाइम्स, 2.5 टाइम्स बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, 2.5 टाइम्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसको टेबल पढ़ा, 4 3 सा 12 होता है, ठीक है। और 25 है ना, 25 टाइम्स लेके जा रहे हो तो 25 4 से कितना होता है 100, और यहाँ पे 4.5 है, कितना है 4.5, मतलब 4.79 है, यानी 480 है। मतलब आप इतना ध्यान से देखो, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे आप 1000 कर रहे हो और तब आप इसको 500 बढ़ा रहे हो, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर बढ़ाओगे तो वैल्यू अच्छे में घटनी चाहिए ना। देखो
मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से, मैं शायद आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। अगर आप न्यूमिनेटर को कम करते हो जो एक्चुअल में था उससे, तो वैल्यू जो है वो आपकी घट जाएगी, क्योंकि भाई न्यूमिनेटर पे डिपेंड करता है। ध्यान से देखो, मैं न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर रहा हूँ और इक्वल टू कोई वैल्यू है, ठीक है। अब देखो न्यूमिनेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है और डिनोमिनेटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है। अगर यहाँ से मैं न्यूमिनेटर बढ़ाऊंगा तो वैल्यू बढ़ेगी और डिनोमिनेटर बढ़ाऊंगा तो वैल्यू घटेगी। और यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने न्यूमिनेटर को बढ़ाया है और डिनोमिनेटर को घटाया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, घटनी चाहिए। और वैल्यू यार यहाँ पे रियल में क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी जो अपनी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो घट जा रही है, तो यानी एक्चुअल में वैल्यू क्या होनी चाहिए, v से ज़्यादा। यानी यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी v1 और यहाँ पे कोई वैल्यू आती है v2, यानी यहाँ से हमें ये पता चलता है कि v1 कम होगा, v2 ज़्यादा होगा। पहली बात तो ये, पहली बात तो ये, क्या क्लियर है? मैं कैसे समझाऊं यार, इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 500 मैंने बढ़ाया तो ये 5 को अगर 2.5 मतलब यहाँ पे 1.3 कुछ आना चाहिए, मतलब 1300 के आसपास होना चाहिए, जो कि है नहीं। यानी अपना आंसर 2 के एकदम आसपास होगा, ये 2.13। अरे सबसे बढ़िया, आप लोग में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि 3 ऑप्शन तो मैंने पहले ही कट कर दिया था, तो ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं टिक किया। मैंने इसलिए नहीं टिक किया क्योंकि मैं इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे रहा था कि मैं इसको क्यों कट कर रहा हूँ। ये तो मैंने सोच लिया, पर ये आप नहीं सोच पाए थे कि 2.6 टाइम्स क्यों नहीं हो रहा है ना। इसलिए मैंने इसके ऊपर इतना फोर्स देके क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा था। और बाकी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो आपको तब यूजफुल होगी जब आप जाके प्रैक्टिस करोगे, है ना। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें वैल्यू लगाना, और मतलब जब भी है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स है, वहाँ पे आप उसको सॉल्व करिएगा। तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल जब भी आप सॉल्व करना केमिस्ट्री में, तो शुरुआत में मत कैंसिल करने लग जाना, एकदम लास्ट में जाके कैंसिल करना। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।